आरव आरव जल्दी जल्दी, ठंड ठंड है। पापा रुको, नीचे मत भागो। आवाज सुनो, उसमें सांस नहीं टूट रही। इंसान ऐसे नहीं बोलता। लेकिन नाम मेरा ही लिया उसने। यही तो चाहता है वो। शाम की आखिरी रोशनी भानगढ़ के टूटे फाटक पर अटक गई थी। हवा सूखी घास को ऐसे झुका रही थी जैसे जमीन खुद किसी पुराने राज का बोझ उठा रही हो। फाटक के सामने आरव खड़ा था। उसकी उंगलियों में पकड़ी पुरानी टॉर्च हल्का हल्का कांप रही थी, पर उसकी आंखों में डर से ज्यादा जिद थी। बस बाहर से देखकर लौट जाना था, यही सोचा था। लेकिन अब यहाँ आकर लग रहा है दादी ने जो कहा था उसमें कुछ तो था। आरव ने बैग खोला और सावधानी से एक पुरानी मोड़ी हुई चिट्ठी निकाली। कागज पीला पड़ चुका था, कोनों पर उंगलियों के दाग थे, जैसे उसे कई बार खोला और छुपाया गया हो। दादी ने मरने से पहले यही दी थी। बोली थी जब सब जवाब बंद हो जाएं, तब इसे पढ़ना। मुझे तब लगा था वो बस कोई पुरानी कहानी सुना रही हैं। लेकिन पापा के गायब होने के बाद यह चिट्ठी कहानी नहीं लगती, सुराग लगती है। उसने चिट्ठी खोली। उस पर स्याही से लिखे शब्द धुंधले थे, मगर एक पंक्ति साफ थी। दहलीज पार करना, पर पश्चिमी दीवार की छाया से बचना। पश्चिमी दीवार की छाया? दादी, आप सीधी बात कभी नहीं कर सकती थी क्या? बेटा, सूरज डूबने से पहले वहां से हट जा। यहाँ शाम के बाद लोग नहीं रुकते। जो रुकते हैं वे या तो झूठ बोलते हैं या फिर लौटकर बोल नहीं पाते। आप यहाँ के चौकीदार हैं? नाम रघुवीर है। चौकीदारी कह लो, निगरानी कह लो, या पागलपन। 30 साल से इस फाटक को देख रहा हूं। अच्छा, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं किसी रोमांच के लिए नहीं आया, मैं अपने पिता के बारे में जानने आया हूँ। नाम? देवेश त्रिपाठी, इतिहास विभाग में थे। 10 साल पहले यहाँ आए थे, फिर कभी घर नहीं लौटे। रघुवीर का चेहरा सुनते ही सख्त हो गया। उसकी पकड़ लाठी पर कस गई। उसने किले की तरफ नहीं, जमीन की तरफ देखा। तुम्हें ये नाम किसने बताया? मेरी माँ ने आधा सच बताया, बाकी दादी की चिट्ठी ने। अब आप बताएंगे? अगर तुम्हारे हाथ में वही चिट्ठी है जो मैं सोच रहा हूं, तो तुम पहले ही बहुत देर कर चुके हो। फाटक के बाहर की खुली जगह में अजीब सन्नाटा था। पक्षियों की आवाजें बंद हो चुकी थीं, जैसे शाम ने सिर्फ रोशनी ही नहीं, आसपास की हर सामान्य ध्वनि भी समेट ली हो। देर? मैं तो अभी पहुंचा हूँ। नहीं, देर उस दिन हो गई थी जब तुम्हारे पिता ने पहली बार इस किले की नीचे वाली सुरंग का नाम लिया था। सुरंग? पापा ने कभी घर पर उसका जिक्र नहीं किया। जो लोग यहाँ सच के करीब पहुंचते हैं वे घर जाकर कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं रहता कि जो देखा उसे शब्दों में रखा भी जा सकता है या नहीं। आप घुमा फिराकर बात कर रहे हैं, सीधा बताइए, उनके साथ हुआ क्या था? उस रात तुम्हारे पिता अकेले नहीं थे, उनके साथ एक और औरत थी, पढ़ी लिखी, तेज दिमाग और बहुत जिद्दी। नाम था मीरा। मीरा? मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। सुनते कैसे? गांव वाले उसका नाम लेने से बचते हैं। कहते हैं जिसने उस लड़की का नाम अंधेरा होने के बाद लिया उसे कोई ना कोई जवाब जरूर मिला, पर अपने सवाल का नहीं। ये सब अंधविश्वास लगता है। अच्छा है, डर से पहले शक होना चाहिए। शक आदमी को धीमा चलना सिखाता है। आरव ने फिर चिट्ठी देखी। नीचे एक और धुंधली पंक्ति थी जो पहले उसकी नजर से छूट गई थी। जिसे तुम ढूंढते हो वो नाम से नहीं, आवाज से मिलेगा। आवाज से मिलेगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर अंदर से कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाए तो तुरंत जवाब मत देना। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी जगह को बुला रहा होता है। यह बात समझ में नहीं आई। समझ में आ भी गई तो भी काम नहीं आएगी। यहाँ कुछ चीजें सुनते ही नहीं, देर से समझ आती हैं। तब तक वे तुम्हारे बहुत पास आ चुकी होती हैं। अचानक घंटी जैसी बहुत हल्की ध्वनि तैरती है। दोनों कुछ पल चुप हो जाते हैं। आपने सुना? हाँ, और मैंने देखा भी। ऊपर मत देखो, पहली गलती यही होती है। वहां कोई है? अगर सच में कोई होता तो मैं इतना परेशान नहीं होता।
कुछ पल हिचकने के बाद रघुवीर ने फाटक के भीतर कदम रखा। आरव उसके साथ चल पड़ा। अंदर की हवा बाहर से ठंडी थी और उसमें मिट्टी के साथ किसी पुराने बंद कमरे जैसी गंध खुली थी। टॉर्च नीचे रखो, सीधे दीवारों पर मत मारो। कुछ जगहें रोशनी पसंद नहीं करती। जगहें रोशनी पसंद नहीं करती। आप सचमुच मुझे डराना चाहते हैं या बचाना? दोनों में फर्क बहुत कम है। आंगन के बीचों बीच एक टूटा हुआ चबूतरा था। उसके किनारे पर सूखे फूल पड़े थे, जैसे किसी ने हाल ही में चुपचाप कुछ चढ़ाया हो। यहाँ कोई आता है? दिन में हाँ, रात में जो आता है उसका हिसाब सुबह नहीं मिलता। दादी ने इस चिट्ठी में एक निशान भी बनाया है। देखिए, यह गोल घेरा और उसके भीतर 3 रेखाएं। इसका मतलब जानते हैं? ये किले का पुराना चिन्ह नहीं है, ये रास्ते का संकेत है। तुम्हारी दादी ने ये खुद बनाया होगा या किसी से बनवाया होगा जो नीचे तक गया था। नीचे तक यानी सुरंग तक? हाँ, और वहीं से सब बिगड़ा था। तुम्हारे पिता को लगा था कि किले की कहानियों के पीछे कोई ऐतिहासिक सच छिपा है। उन्हें मिला भी, पर सच हमेशा कागज पर रखने लायक नहीं होता। आप उनके साथ थे? फाटक तक, आगे नहीं। मैं कायर नहीं था मगर समझदार था। वे समझदार थे मगर उस रात कायर नहीं बने। यही फर्क उन्हें अंदर ले गया। चलते चलते आरव की टॉर्च एक दीवार पर पड़ी। वहां उंगलियों से खुरचा हुआ एक शब्द था, मत। उसके नीचे नई खरोंचों जैसी लकीरें थीं। ये देखिए, मत। किसने लिखा होगा? यहाँ जो भी चेतावनी छोड़ता है वो अपना नाम नहीं छोड़ता, या फिर छोड़ नहीं पाता। तुम अपने पिता जैसे बोलते हो। यही बात मुझे पसंद भी नहीं आ रही। मेहराब के भीतर उतरती सीढ़ियों से अचानक ठंडी हवा उठी। उस हवा में एक पल के लिए बहुत हल्की, लगभग फुसफुसाहट जैसी ध्वनि थी। किसने? आपने मेरा नाम लिया? मैंने नहीं, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जवाब मत देना। आरव का गला सूख गया, पर उसके कदम पीछे नहीं हटे। डर अब साफ था, फिर भी उसके भीतर एक और चीज थी, वर्षों से दबा हुआ सवाल, जो आज पहली बार जवाब के करीब लगता था। अगर ये मेरे पिता नहीं थे तो फिर कौन था? यही तो मुसीबत है। यहाँ आवाजें चेहरों से नहीं बंधी रहती, कभी पुरानी, कभी उधार ली हुई, कभी तुम्हारी अपनी याद से निकली हुई। मुझे नीचे जाना होगा और मुझे तुम्हें रोकना चाहिए। तो रुकिए, साफ कह दीजिए कि मेरे पिता मर चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है, और यह चिट्ठी सिर्फ एक बूढ़ी औरत का भ्रम थी। अगर आप यह यकीन से कह दें, मैं अभी लौट जाऊंगा। रघुवीर चुप रहा। उसकी आंखें पहली बार सीधे आरव के चेहरे पर टिक गईं। उस चुप्पी में इनकार नहीं था। वही चुप्पी आरव के लिए सबसे खतरनाक उम्मीद बन गई। मैं ये नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को आखिरी बार जाते हुए नहीं, लौटते हुए देखा था। क्या? बस एक पल के लिए, उसी पश्चिमी दीवार की छाया में। चेहरा उनका था, पर चाल उनकी नहीं थी, और जब मैंने पुकारा उन्होंने मुड़कर देखा भी नहीं। आपने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? बताई थी। लोगों ने कहा अंधेरे ने धोखा दिया। फिर मैंने खुद को भी यही समझाया। लेकिन अगले दिन तुम्हारी दादी यहां आई थी। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, उसने आंखें उठाई थी या नहीं? दादी यहाँ आई थी? हाँ। और जब मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने ये चिट्ठी लिखी, शायद तुम्हारे लिए, शायद उस दिन के लिए जब घर का कोई एक सदस्य फिर इस दहलीज तक पहुंचे। नीचे की सीढ़ियों से फिर वही हल्की घंटी जैसी ध्वनि आई। इस बार उसके साथ कदमों की बहुत धीमी आहट भी थी, जैसे कोई नंगे पांव पत्थर पर उतर रहा हो। रघुवीर, उसे नीचे मत लाओ। ये आवाज आप पहचान? मीरा। वो जिंदा है? अगर ये जिंदा होने की आवाज है तो मैं जिंदा शब्द का मतलब भूल चुका हूं। आरव ने टॉर्च कसकर पकड़ी। मेहराब के भीतर अंधेरा अब स्थिर नहीं लग रहा था, जैसे सीढ़ियों के नीचे कोई जगह नहीं, कोई इंतजार कर रहा हो। मैं नीचे जा रहा हूँ, आप साथ चलेंगे? एक शर्त पे, चाहे जो सुनो। अगर तुम्हारे पिता की आवाज आए, पहले मुझे देखने देना। ठीक है। नीचे जो भी है वो सिर्फ हमें बुला नहीं रहा, वो हमारी चाल, हमारी सांस सब देख रहा है। धीरे चलो। आपने कहा था अगर पापा की आवाज आए तो पहले आप देखेंगे। मैं वादा निभाऊंगा, लेकिन अगर मीरा नीचे है तो मैं रुकूंगा नहीं। मीरा अगर सच में नीचे है
तो वो वही मीरा नहीं होगी जिसे मैं जानता था। और तुम्हारे पिता, उनके बारे में मैं अभी कुछ मानने को तैयार नहीं। आप डर रहे हैं? हाँ, और इस जगह में जो आदमी कहे कि उसे डर नहीं लग रहा, वही सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो सच बोलते हुए नीचे चलते हैं। आरव ने टॉर्च आगे की। रोशनी सीढ़ियों पर फिसली। किनारों पर जमी काली गंदगी, बीच बीच में ताजे पैरों जैसे धब्बे, और नीचे उतरती एक पतली लकीर, जैसे किसी ने गीली उंगलियों से रास्ता छुआ। कदम बीच में रखना। किनारे टूटे हैं और दीवार को बिना वजह मत छूना। बिना वजह? यहाँ वजह ही वजह है। फिर भी मत छूना। कुछ चीजें जगह से नहीं, छूने से जागती हैं। सुनिए, ये सिर्फ पानी की आवाज नहीं है, बीच बीच में कोई सांस भी ले रहा है। मैंने भी सुना। गिनो मत, बस सुनो। अगर आवाज हमारी चाल के साथ बदल रही है तो वो नीचे से नहीं आ रही। मतलब ये सीढ़ियां खुद भी आवाज लौटा सकती हैं या बना सकती हैं। इस तहखाने को ऐसे ही नहीं बंद किया गया था। आपने पहले कभी नीचे देखा था? सच सच बताइए। आधा, सिर्फ आधा। मैं तब वापस लौट आया था और उसी दिन से मुझे लगता रहा कि मैंने किसी को पीछे छोड़ दिया। मीरा को और शायद अपने होश को भी। ये वही निशान है। ताबीज पर भी यही बना है। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो सिर्फ एक पुराना प्रतीक होगा। अब लग रहा है ये चाबी है या बुलावा। और लाल धागा बांधने के लिए, रोकने के लिए, या पहचानने के लिए कि कौन किस तरफ है। आरव, जल्दी, ठंड है। पापा, रुको, नीचे मत भागो। आवाज सुनो, उसमें सांस नहीं टूट रही। इंसान ऐसे नहीं बोलता। लेकिन नाम मेरा ही लिया उसने। यही तो चाहता है वो। तभी गड्ढे के भीतर से एक हल्की खुरचने की आवाज आई। पहले धीमी, फिर गोल दीवारों से टकराकर चारों तरफ फैलती हुई। आरव ने टॉर्च नीचे डाली, पर रोशनी कुछ दूर जाकर जैसे धुएं में घुल गई। नीचे कुछ हिल रहा है, मैं साफ नहीं देख पा रहा। रोशनी सीधी मत डालो, किनारे पर रखो। कुछ चीजें सीधी रोशनी में चेहरा नहीं दिखाती। आपने ये सब सीखा कहाँ से? गलत जगहों से, गलत लोगों से, और बहुत देर से। रघुवीर, तुम फिर देर से आए। मीरा, सामने आओ। आवाज बाईं तरफ से आई, नहीं पीछे से। आवाज जगह बदल रही थी। दीवारें उसे लौटा नहीं रही थीं, वे उसे चुन रही थीं। आरव ने पलटकर देखा तो तहखाने के प्रवेश पर, जहां से वे उतरे थे, गीली मिट्टी में अब नंगे पैरों के 2 साफ निशान बने थे। भीतर की ओर नहीं, बाहर से अंदर आए हुए। कोई अभी अभी हमारे पीछे उतरा है। हम दोनों के अलावा यहाँ तीसरा भी है। तीसरा, या वही जो कई आवाजों में बोलता है। पीठ दीवार से लगाओ। दोनों धीरे धीरे खिसक कर दीवार से सट गए। आरव ने लाल धागा कलाई पर और कस लिया, ताबीज छाती से लगा लिया। एक पल को खुरचने की आवाज बंद हुई और उस सन्नाटे में तहखाने की हवा भारी होकर जैसे कानों के भीतर उतरने लगी। अगर ये जगह लोगों को फंसाने के लिए है तो रास्ता भी होगा। हर बंद जगह का कोई खोलने वाला हिस्सा होता है, और हर खोलने वाली चीज की कीमत होती है। उस अलमारी को देखो, बीच वाली, जिसकी धूल टूटी हुई है। आप चाहते हैं मैं खोलूं? नहीं, मैं चाहता हूं कि हम साथ खोलें। अकेले हाथ लगाने वाले लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं टिके। यहाँ कोई आता रहा है?
यह सब सालों से बंद नहीं हो सकता। देखिए वहाँ अलमारी के पास कपड़ा पड़ा है। हाँ, और जिसने भी आना जाना रखा उसे पता था कि ऊपर लिखकर हमें नीचे लाना है। ये मीरा का है। मैंने ये अपने हाथ से खरीदा था। तो वह सच में यहाँ आई थी या लाई गई थी? नहीं, ये इतना साफ नहीं है। कपड़ा पुराना है, मिट्टी नहीं है। किसी ने इसे अभी ऊपर नहीं यही रखा है। हमें डराने के लिए या मुझे यकीन दिलाने के लिए कि मैं सही जगह आ चुका हूँ। वे अलमारी तक पहुंचे। लकड़ी फूलकर भारी हो चुकी थी। दोनों ने पकड़कर खींचा। दरवाजा कराहता हुआ खुला और भीतर से मिट्टी नहीं, ठंडी हवा का एक तेज झोंका निकला। अंदर लकड़ी की शेल्फ पर कुछ नहीं था, सिर्फ पीछे की दीवार पर कोयले से लिखा एक नाम, विवान। विवान यहाँ आया था। उसने चेतावनी दी थी और वह नीचे तक पहुंचा भी था। सिर्फ पहुंचा नहीं, देखो नाम के नीचे क्या लिखा है। अगर वह तुम्हारे अपने की आवाज में बुलाए, जवाब मत देना। मेरी तरफ देखो, नीचे मत देखो, पहले मेरी तरफ। आवाज बिल्कुल उन्हीं जैसी है, एक भी फर्क नहीं। फर्क है। तुम्हारे पिता तुम्हें बेटा कहते थे, पर डर में कभी जल्दी नहीं बोलते थे। ये तुम्हें सोचने का समय नहीं दे रहा। रघुवीर, अगर उसे बचाना है तो धागा गड्ढे में मत गिरने देना। उसे कौन? मुझे? पापा को? या चुप। सुनो, आगे जो भी होगा वो इसी धागे और ताबीज से जुड़ा है। उसी क्षण आरव की कलाई से लाल धागे का सिरा ढीला हुआ, फिसला और काले गड्ढे की तरफ लटक गया। नीचे से एक ठंडी गीली उंगली अंधेरे के भीतर से ऊपर उठी और धागे को छू लिया। ठंडी गीली उंगली ने जैसे ही लाल धागे को छुआ, धागा एक पल के लिए तन गया। गड्ढे के भीतर से उठती फुसफुसाहट अचानक कई आवाजों में टूट गई। पर उसी शोर के बीच कहीं दूर से एक असली दर्द भरी कराह सुनाई दी। वो आवाज गड्ढे से नहीं, सुरंग के दूसरे छोर से आ रही थी। ये विवान है, वह उधर है। मुड़ो मत नीचे, अभी नहीं। धागा कसकर पकड़ो। विवान, आवाज देते रहो, मैं आ रहा हूँ। आरव, जल्दी भागो, पर धागा हाथ से मत छोड़ना। यही तुम्हें रास्ते से जोड़े रखेगा। दोनों सुरंग के दूसरे छोर की तरफ दौड़े। टॉर्च की हिलती रोशनी में आगे लोहे की सलाखों वाला एक छोटा कक्ष उभरा। भीतर दीवार से जंजीरों में बंधा विवान सिर झुकाए बैठा था। उसकी कलाइयों पर लोहे के कसे घेरों के निशान काले पड़ चुके थे। विवान, मत रुको, वो पीछे आ रही है। विवान, तुम्हें किसने बांधा? यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे लगा मैं तुम्हारे पीछे ही था, फिर धुंध आई। किसी ने पापा की आवाज में बुलाया और मैं इधर चला आया। चाबी कहाँ है? कुछ देखा तुमने? ताले के पास नहीं, दीवार पर बाईं तरफ एक निशान है, वही 3 टेढ़ी रेखाएं। ताबीज उसी निशान पर खिंच रहा है। उसे दीवार से लगाओ, धीरे, और धागा सलाखों से बाहर ही रखना। आरव, पीछे मत देखना, कुछ मेरे कंधे के ऊपर खड़ा है। मैं तुम्हें निकाल रहा हूं, बस बोलते रहो, होश में रहो। ताबीज जंजीर पर लगाओ, ताले पर नहीं। असली बांध वही है। आरव बेटा, पहले मेरी तरफ देखो, मैं यही हूं। यही आवाज मुझे यहाँ लाई थी, मत सुनना। दूसरी कलाई की जंजीर खुलते ही विवान आगे गिरा, पर उसके पैरों की बेड़ी अब भी दीवार से बंधी थी। बाहर काली धुंध दरवाजे की दहलीज तक पहुंच गई और सलाखों के बीच से पतली उंगलियों जैसी लटें भीतर सरकने लगी। सुनो दोनों, ये चीज देह से नहीं, डर से पकड़ बनाती है। जो आवाज सुनो उसका जवाब मत देना। रघुवीर, अगर धागा इसे जोड़ रहा है तो हमें धागा काटना होगा। नहीं, काटोगे तो ये खुलकर हम पर टूट पड़ेगी। इसे वापस बांधो, ताबीज को धागे पर फेरो। खुल गई। अब बाहर, मेरे पीछे रहो। फर्श को मत छूने देना धागा। हमें वापस गड्ढे तक जाना पड़ेगा। हाँ, जो खुला है वहीं बंद होगा, और जल्दी। मैं चल सकता हूँ, बस मत रुकना। वे तेज कदमों से लौटे। सुरंग अब पहले से लंबी लग रही थी, जैसे अंधेरा रास्ते को खींच रहा हो। पीछे से कई आवाजें एक साथ पुकार रही थीं। पिता, माँ, मीरा,
और कुछ ऐसी आवाजें जिन्हें वे पहचानते ही नहीं थे। इधर देखो, रुक जाओ, बस एक पल। कोई नहीं बोलेगा, बस चलते रहो। सामने गड्ढा दिख रहा है, धागा कसकर पकड़ो। अब सुनो, जब ये पीछे खिंचे धागा छोड़ना नहीं, जब ये रुके ताबीज गिरा देना। वह फिर ऊपर आ रही है। आरव, ताबीज धागे के गांठ वाले हिस्से पर रखो और मेरे कहने पर छोड़ना। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन हाथ स्थिर थे। उसने धागे की गांठ पर ताबीज रखा। तीनों टेरी रेखाएं एक साथ लाल होकर चमकी। गड्ढे के भीतर से इस बार कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ गहरी खिंचती हुई चुप्पी। और अगर ये ऊपर आ गई तो? तब हम तीनों मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे, इसलिए गलती मत करना। अगले ही पल धागा अचानक नीचे की तरफ झटका खाकर खिंचा। आरव के हाथ छिल गए, पर उसने पकड़ नहीं छोड़ी। काली धुंध चारों तरफ से सिमटकर उसी धागे में समाने लगी, जैसे पूरी सुरंग का अंधेरा एक पतली लाल रेखा में खींचा जा रहा हो। अभी ये रुक गई। ताबीज छोड़ो, खत्म हो गया। कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर पहली बार सुरंग में सिर्फ टपकते पानी की साधारण आवाज रह गई। टॉर्च की रोशनी अब सीधी थी, बिना कांपे। गड्ढा काला तो था, पर खाली लगा, जैसे उसमें जो था वो फिर नीचे, बहुत नीचे बंद हो चुका हो। हाँ, अब ये सिर्फ गड्ढा है, रास्ता नहीं।